नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश और भारत की समसामयिकी का वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आगामी पीसीएस परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हो रही है, वहीं आरओ एआरओ परीक्षा, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह वार्षिक करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के साथ भारत का करंट अफेयर शामिल है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। इम्पॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 9 जून 2020 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश का उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाना, गौवंशीय पशुओं की रक्षा करना, गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोकना, यह इस अध्यादेश का उद्देश्य है। वहीं उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 6 जनवरी 1956 से प्रदेश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 6 जनवरी 1956 से लागू हुआ था। इस संशोधन के तहत जो अभी हालिया संशोधन हुआ है उसमें गोवंशीय पशुओं की शारीरिक क्षति करने के लिए कठोर कारावास जो कि न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है। वहीं मुआवजा भी है, आर्थिक दंड है। 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। चलिए आगे अन इम्पॉर्टेंट बात पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की ही यह करंट न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 का प्रारूप अनुमोदित कर दिया है। यह 6 मई 2020 को हुआ। इस प्रारूप में राज्य में कोविड की रोकथाम और बचाव के लिए कर्मियों तथा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस प्रशासनिक अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला करने तथा आपत्तिजनक बर्ताव किए जाने तथा रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को छिपाने, इलाज से बचने, अस्पताल से भागने पर दंड देने का प्रावधान किया गया है इस कानून में। इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर संक्रमित करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। किसी महामारी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं को छिपाए जाने की स्थिति में 1 से 3 वर्ष तक का कारावास तथा 50,000 से 1 लाख तक रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर उत्पीड़ित करता है तो उसे 2 से 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। यदि जानबूझकर कोई 5 या अधिक व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है तो उसके लिए 3 से 10 वर्ष तक की कारावास तथा 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि इस उत्पीड़न के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। साथ ही इस प्रकार के मामले में 3 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश किसान मंडी संशोधन अध्यादेश प्रदेश में लागू हुआ 6 मई 2020 को। इस अध्यादेश का प्रारूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इस अध्यादेश के तहत 46 फल और सब्जी मंडियों को अधिनियम की अधिसूचना से पृथक कर दिया गया है। इसमें आम, सेब, हरी मटर, केला, अनार, बैगन, खीरा, कद्दू, लौकी इत्यादि शामिल हैं। तो अगली योजना उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश। उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिनियम का प्रारूप अनुमोदित किया गया 6 मई 2020 को। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों और विनिर्माण प्रतिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 3 वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यह एक विशेष अध्यादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का। वहीं अगली चलिए कुछ पुस्तकों पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। जो इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं उसी पर चर्चा होगी। वुहान डायरी या फांग फांग की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुहान शहर से ही कोरोना फैला था। चीन का यह शहर है।
डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन एक क्वारंटाइन सिटी फांग की पुस्तक है। वहीं इंपॉर्टेंट पुस्तक में सुधा मूर्ति की पुस्तक हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, सुधा मूर्ति की पुस्तक है। सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पी वी सिंधु, यह वी कृष्ण स्वामी की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? वी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट पुस्तक पर चर्चा करते हैं। मोंटेक्सी अहलुवालिया की पुस्तक है बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ। मोंटेक्सी अहलुवालिया बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ, यह पुस्तक मोंटेक्सी अहलुवालिया की है। वहीं श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस, सत्यार्थ नायक की पुस्तक है। श्रीदेवी इटर्नल स्क्रीन गॉडेस, सत्यार्थ नायक की पुस्तक है। वहीं अगली पुस्तक रस्किन बॉन्ड है, द ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। वहीं डॉक्टर जसवंत राठी की पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, डॉक्टर जसवंत राठी, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, डॉक्टर जसवंत राठी की यह पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। मिशन वृक्षारोपण 2020 पर चर्चा करते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत कुकरेल वन में हरी संकरी के पौधों का रोपण कर मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ 5 जुलाई 2020 को किया था। तो किस पौधे का रोपण किया था? हरी संकरी के पौधे का रोपण किया था। उल्लेखनीय है कि पीपल, बरगद, पाकड़ के सम्मिलित रोपण को हरी संकरी कहा जाता है। हरी संकरी क्या है? पीपल, बरगद और पाकड़ के सम्मिलित रोपण को हरी संकरी कहा जाता है। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 5 जुलाई को एक दिन में पूरे प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। यह इंपॉर्टेंट है। कितने पौधे लगाए गए थे? 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। वहीं एक एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है, इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यह नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया 11 जुलाई 2020 को। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल नीति आयोग द्वारा बनाया गया, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए बनाया गया है। इस मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है AIM के प्रमुख कार्यक्रम अटल टिलरिंग लैब्स के तहत भविष्य में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना और उनको ऐप उपयोगकर्ता से ऐप निर्माता बनाना। यह एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल का उद्देश्य है। यह अगला जो टॉपिक है इटोलीजुमाब। इटोलीजुमाब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इटोलीजुमाब क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नैदानिक परीक्षण डाटा के आधार पर कोविड-19 के गंभीर रोगियों के लिए इटोलीजुमाब के सीमित अल्पकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। तो यह एक ड्रग है। क्या है यह? इटोलीजुमाब आरडीएनए ओरिजिन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसको पहले से ही गंभीर एवं पुरानी प्लेग सोराइसिस के उपचार के लिए उपयोग में मंजूरी प्रदान की गई है। तो इटोलीजुमाब के बारे में हमने पढ़ लिया। ब्रिटेन में एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश। ब्रिटेन सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ब्रिटेन में निवेश करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। मौजूदा समय में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दृष्टिकोण से अमेरिका पहला स्थान पर है, वहीं भारत दूसरे स्थान पर हो गया है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। वहीं जाइकोव डी इंपॉर्टेंट है। जाइकोव डी क्या है? इस पर चर्चा कर लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद स्थित
जाइड्स कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। कहाँ पे? अहमदाबाद में जाइड्स कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन, क्या वैक्सीन का नाम है? जाइकोव डी को मानव नैदानिक परीक्षण हेतु मंजूरी प्रदान कर दी गई है जुलाई 2020 में। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से हैदराबाद स्थित बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है, जिसे DGI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा मानव नैदानिक परीक्षण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने अपनी विदेशी व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए पुणे में एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह केंद्र कहाँ खोला जाएगा? यह पुणे में खोला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रोबोट, कैप्टन अर्जुन रोबोट पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य रेलवे के रेल सुरक्षा बल द्वारा नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनके शरीर के तापमान का पता लगाने हेतु एक रोबोट कैप्टन अर्जुन को तैनात किया गया है। तो कहाँ तैनात किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन में। कैप्टन अर्जुन क्या है? एक रोबोट है। अर्जुन का फुल फॉर्म ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। 12 जून 2020 की घटना है। कैप्टन अर्जुन क्या है? एक रोबोट है। महाराष्ट्र के पुणे के रेलवे स्टेशन में थर्मल स्कैनिंग और जांच के लिए लगाया गया है। चलिए, UVC आधारित बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन कैबिनेट, इस पर चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त केंद्र इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू रियल्स और मेकिंस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 के कारण होने वाले सतह संदूषण को नियंत्रित करने हेतु UVC आधारित बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन कैबिनेट को विकसित किया है। तो UVC क्या है? या कोविड-19 के कारण होने वाला सतह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कैबिनेट है। इसके द्वारा अस्पतालों के गैर महत्वपूर्ण सामान, प्रयोगशाला, पोशाक, PPE किट को कीटाणु रहित किया जा सकता है। किसके द्वारा? इसके उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों हेतु प्रदर्शित वस्तुओं, घरेलू वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जा सकता है UVC के द्वारा। चलिए, फेस मास्क पवित्रापति क्या है? यह फेस मास्क है। उन्नत प्रौद्योगिकी सुरक्षा संस्थान द्वारा आयुर्वेद उत्पादों के नैनो फाइबर पर आधारित नष्ट होने वाला बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्रापति विकसित किया गया है जून 2020 में। यह मास्क वायरस को निष्क्रिय करने, जीवाणु को रोकने में काम करेगा। यह मास्क नीम के तेल, हल्दी, कृष्णा, तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च सहित अन्य उत्पादों से बनाया गया है। जर्मी क्लीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाव हेतु जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। जून 2020 में। इस चैम्बर में वर्दी, हेलमेट, शील्ड आदि सैनिटाइज होंगे। तो जर्मी क्लीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO द्वारा सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाव हेतु जर्मी क्लीन सैनिटाइज चैम्बर विकसित किया गया। यह एक चैम्बर है। तो जर्मी क्लीन चैम्बर विकसित हो चुका है। नेक्स्ट, विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची फोर्ब्स ने जारी की है। अमेरिका की पत्रिका है यह। जून 2020 में यह रिपोर्ट जारी हुई। सूची में शामिल 3 हस्तियां हैं, शीर्ष हस्तियां। प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल काइली जेनर सबसे ज्यादा उच्चतम भुगतान प्राप्त करी हैं, $590 मिलियन। कितना? $590 मिलियन। काइली जेनर अमेरिका की मॉडल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी गायक संगीतकार कान्ये वेस्ट $170 मिलियन। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी
रोजर फेडरल तीसरे स्थान पर है। सूची में एकमात्र भारतीय हस्ती बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 52वां स्थान मिला है। यह इंपॉर्टेंट है। कितना स्थान है? 52वां स्थान, $48.5 मिलियन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई निर्माता देश भारत बन गया है 21 मई 2020 को। पहले वो इस समय चीन सबसे ज़्यादा पीपी किट बनाता है और भारत अब दूसरे स्थान पर आ गया है। दूसरे स्थान पर है तो चीन पीपी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। इतनी बात याद करना है। चलिए, विश्व में 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची पर आइए। सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट, 3 एथलीट कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर प्रथम स्थान पर हैं। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये दूसरे स्थान पर। अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी तीसरे स्थान पर। इस सूची में भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली 66वें स्थान पर हैं। तो विराट कोहली को कौन सा स्थान मिला? 66वां स्थान मिला। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुभारंभ 2020 मई में की गई, 20 मई को। इस अवसर पर राज्य सरकार एवं सिडबी के मध्य स्टार्टअप फंड की स्थापना हेतु प्रथम किस्त के रूप में 15 करोड़ रुपए दिए गए। इस फंड की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। वहीं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के माध्यम से राज्य में स्थापित सभी प्रकार के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत स्टार्टअप हैं उन्हीं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए नोडल संस्था है। तो राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास का नोडल संस्था कौन सी है? यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए नोडल संस्था है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया गया है जो कि 12,000 हार्स पावर वाला है। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत 12,000 हार्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का नाम आपको याद करना है, WAG-12, 18 मई 2020 को परिचालन किया गया। तो सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का नाम है WAG-12। वहीं इस लोको इंजन को 6027 नंबर के साथ वेग 12 नाम दिया गया है। 6027 नंबर के साथ वेग 12 दिया गया है। वेग 12 WAG-12 नाम दिया गया। बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक्स लोको फैक्ट्री में निर्मित इस रेल इंजन की परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन बरवाडीह तक किया गया। चलिए, वेग 12 क्या है? देश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रेल इंजन है। इस बात को आपको याद करना है। चलिए, COBAN 6800 जांच मशीन एक मशीन है। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा COBAS 6800 जांच मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह जांच मशीन क्या है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित यह पहली जांच मशीन है जिससे सरकार ने कोविड-19 के मामले की जांच के लिए खरीदा है। तो कोविड-19 की जांच के लिए COBAS 6800 मशीन है। इस मशीन से वायरल हेपेटाइटिस B, C, HIV, MTB, पेपिलोमा, CMV, क्लैडीमिया, नेइसेरिया आदि अन्य पैथोजन का भी पता लगाया जा सकता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन संस्था जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच। इस सूचकांक में 115 देश शामिल थे। शीर्ष देश
स्वीडन पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर, फिनलैंड तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74वां है। 74 स्थान है भारत का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। चलिए आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट कुछ भौगोलिक संकेतक दिए गए हैं, इसे आपको याद रखना है। सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल, दो इंपॉर्टेंट नाम हैं। सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया? भौगोलिक संकेतक द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग किसे प्रदान किया? झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग को और तेलंगाना का तेलिया रुमाल को। आइए आगे चर्चा करते हैं। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजीराबाद में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग कर फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति कला है। वहीं तेलिए रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्तनिर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तेलंगाना का यह तेलिए रुमाल है जिसमें विशेष रंग लाल, काला, सफेद विभिन्न प्रकार के डिजाइन रूपांकनों का प्रदर्शन किया जाता है। आयुष संजीवनी ऐप हर्षवर्धन द्वारा इस ऐप को 7 मई 2020 को लॉन्च किया गया। इस ऐप से लोगों के माध्यम से आयुष संबंधी सिफारिशें, कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में इसके प्रभावी रूप से जुड़ी जानकारियां एकत्रित करने में सहायता मिलेगी। यह ऐप आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। वहीं आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया। राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित ऐप पर आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियां और चिकित्सा पद्धति की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध है। एक रॉकेट चीन द्वारा भेजा गया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चीन द्वारा दक्षिण चीन के प्रांत हेनान स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से रॉकेट, कौन सा रॉकेट है? लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक भेजा गया। यह रॉकेट की पहली उड़ान थी। रॉकेट विशेष रूप से चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशनों के मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फेलुदा क्या है और इंजेन्यूटी क्या है? इंजेन्यूटी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी है। नासा ने एक मिशन भेज दिया है जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर। सबसे भारी रोवर है यह, सबसे विशाल रोवर है। इसमें से परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के लिए भेजा है। इसमें एक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी रखा गया है। इस हेलीकॉप्टर को नासा के मार्स मिशन 2020 के तहत परसेवरेंस रोवर्स के साथ मंगल ग्रह पर भेजा जा चुका है, अभी जा चुका है। इसलिए इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब कोई हवाई वाहन हेलीकॉप्टर किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया है। तो हेलीकॉप्टर क्या है? इंजेन्यूटी है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपानी का इनका नाम आता है, इंजेन्यूटी। तो हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी है, नासा का है यह। पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट टेक्निक फेलुदा। फेलुदा क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण हेतु कम लागत वाली भारत की पहली पेपर स्ट्रिप्स तकनीक फेलुदा विकसित की गई है। तो फेलुदा पेपर स्ट्रिप्स तकनीक है जो कि कोविड-19 के परीक्षण हेतु कम लागत वाली तकनीक है। चलिए
चलिए आगे चलते हैं, इवेंट बॉट पर चर्चा करते हैं। क्या है इवेंट बॉट? भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बैंकिंग वायरस इवेंट बॉट के संदर्भ में चेतावनी जारी कर दी है मई 2020 में। इवेंट बॉट ट्रोजन एक वायरस या मालवेयर है जो किसी उपयोगकर्ता के बगैर अनुमति के उनके बैंक से जुड़ी जानकारियों की चोरी करता है। कौन? इवेंट बॉट एक वायरस या मालवेयर है। इसने हाल में ही अमेरिका तथा यूरोपीय क्षेत्र में स्थित बैंकिंग ऐप्स, मनी ट्रांसफर सेवाओं, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट आदि वित्तीय ऐप को निशाना बनाया है। आगे कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा एवं अन्य को जीआई टैग मिला है, इस पर चर्चा करते हैं। मणिपुर का काला चावल, मणिपुर के काले चावल जिसे चक हाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? चक हाउ। गोरखपुर का टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलई मित्तई को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग 30 अप्रैल 2020 को प्रदान किया गया। मणिपुर के काले चावल चक हाउ के जीआई टैग हेतु आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विपणन निगम द्वारा किया गया था। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण इस चावल का रंग काला होता है। क्या होता है? इस काले चावल में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए वह काला होता है। वहीं कोविलपट्टी किदलई मित्तई तमिलनाडु के दक्षिण भाग में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। तो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी कौन है? कोविलपट्टी कदलई मित्तई। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार द्वारा कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। वहीं दापोरिजो पुल पर चर्चा करते हैं। यह पुल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। दापोरिजो पुल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुबनसिरी नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित दापोरिजो पुल का उद्घाटन कर दिया गया। यह पुल कहाँ है? सबसे पहली बात, दापोरिजो पुल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर है? सुबनसिरी नदी पर। यह पुल भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की दिशा में एक रणनीतिक कड़ी है, जिससे राशन, निर्माण संबंधी सामग्री, दवाइयां इत्यादि भेजी जा सकती है। दापोरिजो पुल, इस पुल की वजन क्षमता को अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया, जिसमें सेना के भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। तो दापोरिजो पुल, अरुणाचल प्रदेश, सुबनसिरी नदी। उच्च डिजिटल स्टेथोस्कोप पर चर्चा कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे की एक टीम द्वारा आयुसिंक विकसित किया गया है। आयुसिंक क्या है? यह डिजिटल स्टेथोस्कोप है। डिजिटल स्टेथोस्कोप क्या है? आयुसिंक। यह डिजिटल स्टेथोस्कोप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के दिल की धड़कन को दूर से सुनने, उसे रिकॉर्ड करने में मदद करता है। क्या? आयुसिंक। कौन बनाया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया। उद्देश्य संक्रमित व्यक्ति के उपचार के दौरान डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयुसिंक का उद्देश्य है। वहीं एक सैन्य उपग्रह नूर, यह किस देश का उपग्रह है? नूर, यह ईरान देश का उपग्रह है। अर्थ सैन्य बल रिवोल्यूशनरी गाइड्स द्वारा सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह किसका है? नूर ईरान देश का है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है। कोवसेक हैदराबाद स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला ने कोविड के परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोवसेक नामक कियोस्क विकसित किया है। कोवसेक को डीआरडीएल द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डायरेक्टर द्वारा परामर्श से विकसित किया गया है। चलिए सनराइज मिशन पर चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका संस्थान नासा द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा 30 मार्च 2020 को की गई। तो सनराइज मिशन किस देश का है? अमेरिका की नासा द्वारा। सनराइज का फुल फॉर्म सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज का फुल फॉर्म है। उद्देश्य सूर्य की उत्पत्ति तथा बृहद सौर कण तूफान का अध्ययन करना, सौर प्रणाली क्रियाविधि से संबंधित जानकारी एकत्रित करना। यह मिशन 1 जुलाई
2023 तक लॉन्च होने की संभावना है। सनराइज मिशन अमेरिका की नासा से संबंधित है और सूर्य के बारे में यह अध्ययन करेगा। इतनी बात याद रखना है। वहीं महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम, जिसे कहते हैं डिजी पाइवोट। डिजी पाइवोट क्या है? यह महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम है। गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम डिजी पाइवोट की शुरुआत 6 मार्च 2020 को की गई। गूगल इंडिया द्वारा यह कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है जो एक बार नौकरी छोड़ने के बाद पुनः अपने कॉर्पोरेट कैरियर में लौटना चाहती हैं या डिजिटल मार्केटिंग द्वारा नए सिरे से अपना करियर बनाने की योजना बना रही हैं। यह कार्यक्रम अवतार तथा इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के तत्वाधान में विकसित किया गया है। चलिए, मैक्स MACS 4028 यह गेहूं की प्रजाति है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैक्स MACS 4028 पुणे स्थित अघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रकार के उच्च प्रोटीन वाले गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म मैक्स MACS 4028 विकसित की गई है। तो ये गेहूं की एक प्रजाति है जो कि उच्च प्रोटीन वाली गेहूं की प्रजाति है। किसने विकसित की? पुणे स्थित अघारकर अनुसंधान संस्थान ने विकसित की। यह किस्म डंठल, पत्तों पर लगने वाले फंगस, पत्तों पर लगने वाले कीड़ों, ब्राउन गेहूं से घुन की प्रतिरोधी है। गेहूं की यह अर्धबौनी किस्म 102 दिन में तैयार होती है। इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 9.3 क्विंटल की श्रेष्ठ और अच्छी उपज है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर चर्चा करते हैं। हवाई स्थित पोहानु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित कर दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप लोग को याद करना है। हवाई द्वीप में किलायु है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन हवाई में स्थित पोहानु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित कर दिया गया है। इसके पूर्व मोना लोआ को सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता था। मोना लोआ सबसे बड़ा ज्वालामुखी था। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं के एक दल ने ज्वालामुखी के आकार जानने के लिए इसमें मौजूद पानी, पत्थरों आदि रासायनिक का विश्लेषण किया। इस सर्वे में पाया गया कि समुद्र के नीचे स्थित यह ज्वालामुखी माउंट लोआ के आकार की तुलना में 2 गुना बड़ा है। लगभग 171 मील लंबा, 56 मील चौड़ा है। यह लगभग पूरी तरह से जलमग्न है। इसकी सिर्फ दो 174 फीट ऊंची चोटियां जल के ऊपर दिखाई देती हैं। तो कौन सा ज्वालामुखी है? हवाई द्वीप में स्थित पोहोनो ज्वालामुखी। चलिए आगे देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? हमें ये याद रखना है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे संयुक्त रूप से। आगे देखते हैं, इस बात पर चर्चा होगी। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप 2020, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 7वां संस्करण था। यह फरवरी से मार्च तक चला था। आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया तो विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। आईसीसी महिला विश्व कप का भारत उप विजेता रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वाधिक टूर्नामेंट में रन बनाने वाले भी बेथ मूनी हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बेथ मूनी रहे और इसमें भारत उप विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। इतनी बातें आपको याद करनी है। आगे फीफा रैंकिंग 2020 पर चर्चा करते हैं। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था कौन सी है? फीफा है। न्यूनतम रैंकिंग जारी की है 11 जून 2020 को। रैंकिंग में बेल्जियम को शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं भारत को 108वां स्थान दिया गया है 1187 अंक के साथ। तो भारत का स्थान 108वां है फीफा रैंकिंग 2020 में। वहीं बेल्जियम का स्थान पहला है, फ्रांस का दूसरा है, ब्राज़ील का तीसरा है। भारत का 108 है, आपको ये याद रखना है, और बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील ये याद रखना है। तो फीफा रैंकिंग हो गई। अब आइए आगे और इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करते हैं। एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ है
फिट है तो हिट इंडिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय किरण रिजिजू ने स्कूली छात्रों हेतु फिट इंडिया अभियान के तहत फिट है तो हिट इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। फिट है तो हिट इंडिया कार्यक्रम 3 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ये उपस्थित थे। चलिए, फिट है तो हिट इंडिया कार्यक्रम 3 जुलाई 2020 को लागू हो गया। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें। लिन डान चीन के बैडमिंटन के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो लिन डान बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और चीन से संबंधित हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको याद रखना है। वहीं अनइम्पॉर्टेंट बात, दीपा मलिक पैरा एथलीट, इन्होंने सभी खेल से संन्यास ले लिया है। वहीं मिजोरम पर इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। मिजोरम मंत्रिमंडल ने राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। तो अगर यह प्रश्न पूछा गया किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया, तो मिजोरम राज्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के आया है, मिजोरम राज्य को खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। चलिए, पीवी सिंधु पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन BWF द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? पीवी सिंधु को। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।